सारी रात बिजली नहीं है। घर के सामने फुटपाथ पे सोते हैं, तोड़ते आते वापस जाता है। लाइट नहीं होती, आखिर क्या करेंगे हम लोग? खुदा की कसम रोडों पे सो जाते हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे? पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, घर में आते हैं लाइटें नहीं होती है, क्या करें हम लोग? पीपल्स पार्टी कहाँ गए? आज अभी भीख मांगने आते कहाँ जाते हैं? पाँव भी रगड़ेंगे ना, हम वोट अभी किसको देंगे भी नहीं। गैस नायाब है, मुमकिन है कि ये लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। जुलाई से इंशाअल्लाह अफगानिस्तान से कोयला आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा। इस तरह पाकिस्तान के सालाना $2 अरब बचेंगे, $2 अरब अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। मुल्क में बिजली बहरान से हर शहरी परेशान है, लेकिन कराची वालों का अब सब्र बिल्कुल जवाब दे गया है। जिन इलाकों में नाज़रीन सूरत हाल ये है कि पहले बिजली जाती नहीं थी, अब वहाँ आती नहीं है। लोड शेडिंग का जो दौरानिया है ना, वो 15 से 18 घंटे तक पहुँच चुका है। बिजली की बंदिश के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ से माड़ीपुर रोड पर होने वाला एहतजाज अब ऑब्वियसली धरने में बदल चुका है। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया है, शेलिंग की है, दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस से झड़पों के दौरान ही एक खातून के जाबाक होने की इत्तलात मिल रही हैं, कई अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मिल रही हैं। मुजाहिरीन ये दावा कर रहे हैं कि खातून की जो मौत वाक़ई हुई है वो पुलिस की शेलिंग की वजह से हुई है, लेकिन पुलिस हुक्काम इस बात की तरदीद कर रहे हैं। शाहनवाज कादरी मौजूद होंगे मेरे साथ, अहमर रहमान ख़ान भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अहमर, आप ज़रा मुझे सिचुएशन के बारे में बता देंगे इस वक्त, क्योंकि कल भी मुसलसल मैं बात कर रही थी सारी सिचुएशन के हवाले से। अभी क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? के इलेक्ट्रिक कह रहे हैं कि हम तो एलानिया गैर एलानिया कोई लोड शेडिंग कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन ये कराची के अवाम बिलबिलाए हुए बाहर निकले हुए हैं। अब मैं आप कोई भी कराची का ऐसा शहरी नहीं होगा जो इस सारी सिचुएशन को फेस ना कर रहा हो इस वक्त। अहमर, आप मुझे सुन सकते हैं? मैं रहमान से रब्ता करने की कोशिश करती हूँ। इस वक्त ये सारे मंजर भी आपको दिखा रही हूँ नाज़रीन। ये पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। अवाम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बेहाल हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, शदीद गर्मियाँ हैं, और इस तमाम सारी सिचुएशन में जब बिजली भी नहीं होगी और भारी भरकम बिल भी आ रहे होंगे, और एक तो आपके पास आता है जो कि शेड्यूल होता है जिसके अंदर टाइम लिखा होता है कि 1 घंटा 2 घंटा आपके पास बिजली नहीं होगी, लेकिन के इलेक्ट्रिक उससे भी आगे जाकर 1.5 घंटा 2 घंटा लोड मैनेजमेंट के नाम पर लोड शेडिंग कर रहा है। तो आवाम का बिलबिलाना बजा है, हक बनता है उनका। अहमद रहमान, सिचुएशन से आगाह कीजिए, इस वक्त क्या चल रहा है, क्या कोशिश की जा रही है पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को किसी तरह से मुंतशिर करने की, या फिर इस एहतजाज को जो अब धरने में बदल चुका है इसको ख़त्म करने की, क्या हो रहा है? जी देखिए, इस वक्त माड़ीपुर रोड को जो है वो कम से कम खुलवा दिया गया है। उसके दोनों ट्रैक पर जो है वो ट्रैफिक चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जरूर है कि मुजाहिरीन जो है वो सड़क किनारे जो है वो खड़े हुए हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि जैसे ही पुलिस या रेंजर्स की नफरी यहाँ से मूव हो तो वो फौरन दोबारा कोशिश करते हैं कि वो सड़क पर आ जाएं। लेकिन अभी क्योंकि रेंजर्स और पुलिस की नफरी और पुलिस कमांडोज RRF की नफरी भी यहाँ पर बुला ली गई है, तो वो मुख्तलिफ स्पॉट पर जो है वो तैनात कर दी गई है माड़ीपुर रोड के। तो उन्होंने जो है वो लोगों का जो रश जो है वो हुजूम या जमा नहीं होने दे रहे हैं, बल्कि गलियों की जानिब जो है वो उनको भेज रहे हैं ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहाल रखी जा सके। गुज़िश्ता रात से ये एहतजाज जारी था। सुबह जो है वो यहाँ पर पुलिस ने कई बार कोशिश की मुज़ाकरात करने की, नाकामी पर यहाँ पर पथराव और शेलिंग भी हुई पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान। लेकिन ये सिर्फ एक मकाम नहीं है। इस वक्त कराची में चाहे दाऊद पोता रोड हो जो कि सदर लकी स्टार के करीब वाक़ है, वहाँ पर ताजिर बरादरी एहतजाज कर रही है। इसी तरह असफहानी रोड पर अब से चंद लम्हों पहले जो है वो एहतजाज किया गया था, वो भी तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज था। इसी तरह और मकामात भी मुसलसल जहाँ पर बिल्कुल ठीक है। जरा इस बात का जवाब तो ले लें, क्योंकि कल भी CEO के इलेक्ट्रिक फरमा रहे थे कि जी कहीं गैर एलानिया या एलानिया लोड शेडिंग हो ही नहीं रही है। लेकर कराची के अवाम ये बेचारे शायद गर्मी की वजह से इतने ज़हनी तौर पर मफलूज हो गए कि तमाम के तमाम लोग फिर एहतजाज पर निकल गए। क्या ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से? उवैस रशीद साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तर्जुमान है के इलेक्ट्रिक के। सर, शुक्रगुजार हूँ कि आप बिजली दें ना दें, कम अज़ कम मौक़िफ़ देने के लिए आ गए हैं। कराची के बेशतर इलाकों में सर 12 से 16 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी ऐसी ही सूरत हाल है। एलानिया लोड शेडिंग तो कराची की आवाम, पाकिस्तान की आवाम सालों से भुगत रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह क्या है?
क्यों शहर अंधेरे में डूबा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम किरण, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए हमें अप्रोच किया है। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से अपनी सर्विस टेरिटरी में किसी भी इलाके के अंदर 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग नहीं की जा रही, और इस खबर की हम सख्ती से तरदीद भी करते हैं। लोड शेडिंग का जो स्केड्यूल है वो के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर पेशगी में अपलोड किया गया था, और साथ ही साथ तमाम तर रजिस्टर्ड सार्फिन को पेशगी में बज़रिया SMS भी इतला की गई। इसी स्केड्यूल की तमाम डिटेल्स हमारे वेबसाइट समेत और SMS समेत हमारे KE व्हाट्सएप सेल्फ सर्विस पोर्टल 118 कॉल सेंटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है, जिसके जरिए कंज्यूमर्स अपने लोड शेडिंग के स्केड्यूल से और उसके औकात से वाकिफ रह सकते हैं। रशीद साहब, आप तरदीद कर रहे हैं सर, मैं खुद इस चीज को फेस कर रही होती हूँ। 2 घंटे का आप लोगों की जानिब से टाइम दिया जाता है, 1.5 से पौने 2 घंटे एक्सेस बिजली नहीं आती है, और आप लोगों की तरफ से कहा जाता है कॉल करो तो कि लोड मैनेजमेंट हो रही है जी, ये आपके शहर में, आपके इलाके में बिजली की चोरी बहुत है, इस वजह से हो रहा है। इस वक्त सर शहर को कितनी बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है, और काबू कब तक पालेंगे इस पर, ये बता देंगे? जी, औसतन 24 घंटे के दौरानिए में किसी भी वक्त अगर कराची की तरफ बिजली की फराहमी की हम डेटा देखें तो हमारे पास जो एवरेज सप्लाई है कराची के लिए वो तकरीबन 2700 मेगावाट नज़र आई है पिछले 24 घंटे के दौरानिए में, जिसमें से औसतन 1000 मेगावाट नेशनल ग्रिड की तरफ से फराहम की गई है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस एक औसतन शॉर्टफॉल जो तकरीबन 250 से 350 मेगावाट का नज़र आता था, वो इस वक्त 450 से 500 मेगावाट तक जा पहुंचा है। इस बढ़ते हुए डिमांड और सप्लाई के गैप की वजह से इजाफी लोड शेड इस तरह से करना पड़ रहा है कि जो इलाके पहले मुस्तस्ना थे वहाँ पर भी आर्जी तौर पर हमें इजाफी लोड शेड करना पड़ा है, जिसका दौरानिया जैसे मैंने पहले जिक्र किया हमारी वेबसाइट पर तमाम सार्फिन की आगाही के लिए पहले से ही मौजूद है। अच्छा, क्या इस वक्त के इलेक्ट्रिक के प्लांट्स फुल पावर पर चल रहे हैं, और के इलेक्ट्रिक क्यों अपनी पैदावारी सलाहियत नहीं बढ़ा पा रहा है? जी किरण, इस वक्त जो के इलेक्ट्रिक की मौजूदा सूरत हाल में पैदावारी सलाहियत मुतासिर हो रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ईंधन की अवेलेबिलिटी के हवाले से है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त के इलेक्ट्रिक को गैस की फराहमी, नेचुरल गैस की फराहमी बिल्कुल सिफर है, जिसकी वजह से हमारे तकरीबन 2 प्लांट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल पिछले 6 महीनों से तकरीबन बिजली पैदा कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि जो नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट है उनकी वो पूरी नहीं की जा रही। साथ ही साथ कुछ बकाया जात की अदायगी ना होने की वजह से ईंधन की ख़रीदारी में भी मुश्किलात का कुछ सामना पड़ रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ और अब सार्फिन को भी आगाह करूँ कि आलमी सतह पर भी जो फ्यूल की कीमतों में हमें एक महंगाई का रुझान नज़र आ रहा है, जिसमें फर्नेस ऑयल की कीमतें भी कदरे बढ़ गई हैं और RLNG की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये भी एक फैक्टर है जिसका इम्पैक्ट ना सिर्फ कराची पर बल्कि पूरे पाकिस्तान पर नज़र आ रहा है। अच्छा, अब ये बताएं, गुज़िश्ता हफ्ते ECC ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली महंगी की, 36 अरब रुपए बतौर एडवांस सब्सिडी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। अप्रैल के लिए अलग से बिजली 5.5 रुपए महंगी की गई। इदारा इतना रिलीव ले रहा है, इतना रिलीव लेने के बावजूद जिम्मेदारी अदा कर नहीं पा रहे हैं आप लोग, क्यों नाकाम है? कराची में बिजली महंगी भी है सर, नायाब भी है। सब्सिडी और टैरिफ के हवाले से मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि इसके भी 2 पहलू हैं। सबसे पहले तो ये कि पूरे मुल्क में सार्फिन के लिए स्लैब वाइज यूनिफॉर्म टैरिफ पॉलिसी के तहत जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो फिक्स्ड है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि बिजली के कारखाने जो बिजली पैदा करते हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन निर्खों से ज़्यादा है। इस डिफरेंस को पूरा करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान सार्फिन के बिहाफ पर एक सब्सिडी अदा करती है। इसका दूसरा कंपोनेंट, वैसे जितनी बातें आप कर रहे हैं ना सर, ये ओवैस साहब माफ़ कीजिएगा सर, सालों से के इलेक्ट्रिक की तरफ से इसी तरह का मौक़िफ़ दिया जाता है, जो कुछ डिमांड आप लोगों की तरफ से हुकूमत से किया जाता है वो सब आपको मिल भी रहा होता है, लेकिन शहरियों को बिजली नहीं मैसर होती। सर बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने, टाइम। कमाल साहब पाक सरज़मीन पार्टी के चेयरमैन हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। मुझे ये बता दें सर, ये MQM और दीगर जमातें ये तो अपने लड़ाई झगड़ों में चल रही हैं, अभी इनके नए नए इत्तेहाद बने हैं, वहाँ पर सारे मामलात हो रहे हैं, लेकिन आप मुस्तफ़ा कमाल साहब बहैसियत पार्टी आप खामोश हैं, आपकी तरफ से कोई मुझे एहतजाज या कोई कॉल वगैरह दिखाई नहीं दी सर ये बिजली के मामले पर। ये 10 दिन से हम ये NH 240 के इलेक्शन के बाद तो रोजाना ही अपनी बात कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, हर तरह से बात कर रहे हैं, और ये सन जो है वो गिरवी रख दिया गया है। पहले जरदारी साहब को इमरान खान की हुकूमत चलाने के लिए खुली छुट्टी दे दी गई थी पीपल्स पार्टी को कि इनको कुछ ना बोला जाए वरना इमरान खान की हुकूमत गिरा देंगे।
अब शहबाज शरीफ की हुकूमत तो उससे भी कमजोर है, अब उनको उस बहाने खुली छुट्टी दे दी गई है। तो इस मुल्क ये मुल्क जो है वो ऑटो पे चल रहा है, ऑटो पे। सब लोग अपनी जात की फिक्र में लगे हुए, मुल्क और कौम को किसी की फिक्र नहीं है। हर आदमी, हर ओहदेदार, हर जिम्मेदार, हर जो बड़ा है वो बस अपनी जात पे लगा हुआ है कि उसको अपनी बचाए और अपने आगे का हिसाब किताब ठीक करे। तो इसलिए ये मुल्क जो है वो ये पोजीशन है। जाहिर सी बात है, जो लोग असेंबलियों में बैठे हुए हैं उनको वो कर सकते हैं, सारे मामला अच्छे कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। मुस्तफा कमाल साहब, हल बताइए सर, हल क्या है? इस वक्त बेचारे अवाम बिलबिला रहे हैं, बहुत परेशानी का शिकार है। हम श्योर जहां आप रहते हैं आपको भी इस तरह की परेशानी को फेस करना पड़ रहा होगा। अब जमात इस्लामी की जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन हुई थी ना के इलेक्ट्रिक की, ये उस वक्त हुई थी जब मुशर्रफ साहब का दौर था, जब आपकी हुकूमत थी, आपका अलाय था उनके साथ। तो सर ये आप लोगों का लगाया हुआ पौधा है जो अब इतना फलदार हो गया है कि कराची वालों को कुछ मयसर ही नहीं है। हल क्या है मुस्तफा कमाल साहब? बड़ी स्टूपिड से बात है अगर जमात इस्लामी ये वाली बात कर रही है कि ये हमारा लगाया हुआ पौधा है, हम जो है वो हुकूमत में थे, उसके बाद जो है वो आज मुशर्रफ साहब को गए हुए 14 साल हो गए, 12 साल हो गए, तो अभी तक मुशर्रफ साहब उस पौधे को पकड़ के बैठे में। ये नाहल लोग हैं और अपनी नाहली जो है वो किसी और के ऊपर जो है जो नहीं है उसके ऊपर बस पहना दो सारी कहानी। तो भाई 12 सालों से हुकूमत है, ये इनको नजर नहीं आ रहा। एहतजाज कर करके थक गए हम कि भाई ये के इलेक्ट्रिक को जो एक लाइसेंस दे रखा है, जब तक आप मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर को लाइसेंस नहीं दोगे, मल्टीपल आप कंपनीज को अलाउ नहीं करोगे, जिस तरह से आप मिसाल दे दे के थक जाओगे भाई, जिस तरह से आपने खून की पॉलिसी को लिबरलाइज किया है, जिस तरह से आपने 10 कंपनियां लॉन्च कर दी हैं, वो आपस में मुकाबला करती हैं, पैकेजेस निकालती हैं। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक का बिजली के जो महकमे हैं वो एक नहीं कई होते हैं, ताकि वो आपस में कंपटीशन हो के रेट जो है वो नीचे आती है और वो क्वालिटीज ऊपर जाती है। आपने मोनोपोली रखी है। सब हुकूमत के जो लोग हैं ये सब इनसे खाते हैं, हराम कमाते हैं। और ये के इलेक्ट्रिक का जो अशरे साहब हैं जो इनकी अभी करता धरता है अशरे, पहले तो ये जो साहब हैं हमारे रिजवी साहब, क्या ना नकवी साहब के पास ये थी। नकवी साहब इमरान खान के दोस्त थे, उन्होंने सारी सब्सिडीज वगैरह सब टिका कर ली है, सारी चीजें, पूरा अपना पैसा निकाला इसके अंदर, कराची वालों की जेबों से निकाले पैसे और वो अभी साइड हो गए। अब ये कोई शान अशरे साहब हैं, वो शान अशरे साहब को मजे लगे में, जाहिर सी बात है ये कैश काउ की तरह है। हुकूमत को पता है कि ना ये हुकूमत को परवाह है, ना पिछली वाली हुकूमत को परवाह थी। लोगों के जेबों से पैसे निकाल रहे, लोगों को मार रहे हैं। लेकिन मैं आपके तबस्सुम से बताना चाहता हूँ कि ना किसी दिन ये लावा इतना खतरनाक फटेगा कि फिर जो है वो आप इसको संभाल नहीं पाएंगे। आप कल के दहशतगर्द आज बना रहे, 16 घंटे आप लाइट नहीं दे रहे और आप पानी नहीं दे रहे, आप कचरा नहीं उठा रहे, आप नौकरी नहीं दे रहे, आप इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे, आप गोलियां मार रहे हैं। शहर का बुरा हाल है, लेकिन मसला ये है ना सर कि हल किसी के पास नहीं है। अब तनकीद तो हो रही है लेकिन हल किसी के पास नहीं है। मुस्तफा कमाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी यही बात कर रहे हैं कि मल्टीपल लाइसेंसेज होनी चाहिए, मल्टीपल कंपनीज होनी चाहिए, ताकि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो और एटलीस्ट आवाम को बिजली मैसर आ सके, उनको फैसिलिटीज मिल सकें। अली गौहर बलोच साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली साहब, शहबाज शरीफ साहब ने आते ही लोड शेडिंग सिफर करने का कहा, फिर वजीर पानी और बिजली ने कहा कि मार्च अप्रैल से तो लोड शेडिंग कहीं हो ही नहीं रही है। सर मरियम साहिबा ट्विटर पर मुसलसल पूछ रही होती हैं कि बताएं किसके इलाके में कहां पर कितनी लोड शेडिंग हो रही है। सर कराची वालों को भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को एहसास है, कराची वालों का सर, कि यहाँ पर 16-18 घंटे ऐलानिया गैर ऐलानिया लोड शेडिंग हो रही है। सर कुछ सोच रहे हैं आप लोग, कुछ करना चाह रहे हैं आप लोग, या कराची वाले बस ऐसे ही तरसते रहें बेचारे, खुद ही एहतजाज करते रहें, धरने देते रहें? अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें किरण, आपने बिल्कुल सही मतलब है कि वो इशू को आज अपने प्रोग्राम में शामिल किया है। असल मसला ये है कि के इलेक्ट्रिक का पहले आप जिक्र कर रही थी, मैं सुन रहा था कि जाहिर है कि ये परवेज़ मुशर्रफ के टाइम में डील हुई थी, और पिछले जिस तरह से कि अभी मुस्तफा कमाल साहब भी बात कर रहे थे कि वो इमरान खान साहब के टाइम में एक इनके किसी ओनर का नाम आ रहा था कि वो उनके साथ बड़े रिलेशन थे और उन्होंने उनकी वसातत से बड़ी पेमेंट से निकाली। के इलेक्ट्रिक का किबला दुरुस्त नहीं हो सका। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि बाई एंड लार्ज अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें तो आपको याद है कि जिस वक्त हमने 2013 का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था तो हमारे सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो लोड शेडिंग का ही था, एनर्जी क्राइसिस था, जिसमें हमने बिजली पैदा करने के बहुत ज़्यादा कारखाने लगाए
और उसके नताइज भी आए। और जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो उस वक्त लोड शेडिंग ज़ीरो हो चुकी थी, लेकिन के इलेक्ट्रिक के तो उस वक्त भी मसाइल थे। लेकिन बहरहाल उसके बाद इन पिछले पौने 4 साल में हम पर बेशुमार दफ़ा इस बात को क्रिटिसाइज किया गया कि भाई आपने तो ज़्यादा कारखाने लगा दिए, ज़्यादा लोड शेडिंग। अच्छा अली साहब, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं सर, जिस तरह से बाकी सारी चीज़ों पर आप लोगों पर तनकीद हो रही है ना कि जो नाअहल ना तजुर्बेकार हुकूमत थी उसके दौर में आज से 3 महीने पहले वहां पर पेट्रोल प्राइसेस क्या थी, वहां पर इन्फ्लेशन रेट क्या था, और अब अहल और तजुर्बेकार हुकूमत आई है, अब क्या हो गया। तो सर इसी तरह से लोड शेडिंग का मामला भी है। कम से कम 3 महीने पहले ये हालात नहीं थे जब आपकी हुकूमत में हो, चाहे के इलेक्ट्रिक हो या चाहे पाकिस्तान में पूरे तमाम शहरों में हो जो बिजली का हाल हो। उसामा कादरी साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये कराची में लोड शेडिंग और आवाम की ज़िंदगी इस वक्त तजीरन है। MQM विफाक में हुकूमत की इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी से आपका मुआहदा है, आप बल्दियात, गवर्नरशिप, फंड्स, दीगर मसाइल पर तो हुकूमत से अपनी बात मनवा रहे हैं। लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक के मामले पर खामोशी क्यों है उसामा साहब? बहुत शुक्रिया किरण आपका। देखिए इसमें जो है ना, जितनी आवाज़ असेंबली में MQM के अरकान ने उठाई है, मेरा ख्याल ये है कि और किसी जमात ने शायद नहीं उठाई। मैं अभी बात बताऊं कि हमने जो है खुर्रम दस्तगीर साहब को ऑन बोर्ड लिया और कराची से जो है मौलिस अलवी साहब और ज़िया आमिर इनको यहाँ बुलाया और यहाँ पर हमने एक मीटिंग कराई जिसमें हमने कराची में होने वाले क्राइसिस, जो बिजली का क्राइसिस है, एनर्जी का क्राइसिस है, इसके ऊपर हमने सैर हासिल बहस भी की और बातचीत भी की और उन तमाम चीज़ों का अजाला कराने की कोशिश की कि जो इस वक्त केई को दरकार है या फिर जो आवाम जिनका सामना कर रही है। आज से शुरू करता हूँ। आज जो भी कुछ हुआ कराची में, मैं समझता हूँ कि भरपूर मजम्मत करनी चाहिए कि लोड शेडिंग के ऊपर अगर आवाम अपने घरों से बाहर आप कह रहे हैं मीटिंग्स हुई, मीटिंग्स की आपने, विफाक तक, मरकज तक अपनी बात पहुंचाई, तो सर आपकी बात इतनी बेसूद साबित हुई कि अभी तक कोई फर्क तो नहीं पड़ा कराची में? मैं बताता हूँ उसमें जो है, उसमें चंद एक मामला जो है। देखिए मैं केई की हिमायत नहीं करूंगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि इस वक्त जो है, इस वक्त की हुकूमत को, साबिका हुकूमत को जो है यहाँ पर कंपटीशन का एक तरीक़ेकार वज़ा करना चाहिए था। शंघाई है, दीगर इदारे हैं चाइना के, और उनको लाना चाहिए था ताकि यहाँ पर कंपटीशन जो है वो एक मोनोपोली जो है वो केई के हाथ में और एक एग्रीमेंट के तहत दे दी गई है कि जिसके नुकसानात जो है वो भुगत रहे हैं कराची शहर के अवाम। सर सालों से ये मोनोपोली सुन रहे हैं उसामा साहब, इसका हल निकालिए ना सर। अब तो हुकूमत में आप सर, जिस मेरा सवाल भी ले लें उसामा साहब, सवाल साथ लें, बात ऐड कीजिएगा उसमें। सर जिस हुकूमत के आप इत्तेहादी हैं उसके वजीर तवानाई कहते हैं कि विफाक जो बिजली कराची को दे रहा है वो बंद कर दें तो लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। जो शहर सर पूरा मुल्क चला रहा है उसको कुछ देना तो महाल, यहाँ तो बाकायदा छीनने की बात की जा रही है। इस पर कोई आवाज उठा रहे हैं आप लोग? उस पर कोई एहतजाज कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल इस पर असेंबली में भी आवाज उठाई है और मुझे याद है अच्छी तरह 117 अरब रुपए जो है वो विफाक के ऊपर केई के निकलते हैं। हमने उस मीटिंग में बैठकर खुर्रम दस्तगीर साहब को इस बात पर आमादा करने की कोशिश की कि आप फौरी तौर पर जो है 25 अरब रुपए केई को दे दें, और केई इस बात पर रजामंद थी कि अगर ये पैसे हमें दे दिए जाएं तो हम जो है ये तकरीबन 48 घंटे में हम जो है वो इस लोड शेडिंग को ख़त्म करने की पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि शायद खजाना खाली है या उस बात को इंडोज तो किया लेकिन उस पर अमल दरामद कोई नहीं हो सका। इसके अलावा जो LNG के ऊपर गैस के जरिए जो है बिजली बनाने की बात की जा रही है, वो अगर लोकल गैस जो है वो केई को दी जाती है तो वो 800 रुपए, ये समझिए सर ये हुकूमत के और के इलेक्ट्रिक के मसाइल है ना सर, आवाम भुगत रहे हैं, बेचारे आवाम परेशान है और वो ये पूछ रहे हैं कि अगर 100% हम बिलिंग भी कर रहे हैं तो फिर लोड मैनेजमेंट के नाम पर हम पर इतना अजाब क्यों डाला जा रहा है? जी मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, ये दबाव डालती है कई 5,800 रुपए ले कर दे तो साहब आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है लेकिन आपकी बात मुझ तक पहुंच चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में साथ मौजूद थे अली गौर बलूच साहब, आप मेरे साथ ही मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ।
वेलकम बैक जी। एक तरफ खुशखबरी सुनाई गई है कि एक के बजाय दो किस्तें IMF की एक साथ मिलेंगी, यानी $2 अरब। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मजीद भी मुश्किल फैसले लेने पड़े तो लेंगे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का भी इंदिया दिया जा रहा है कि मजीद इसमें अभी इजाफा होने जा रहा है, तो आवाम के ऊपर और कितना बोझ पड़ेगा। आबिद सिलेरी साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ। आबिद साहब ज़रा ये बता दीजिएगा ये जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं दिवालिया होने का खतरा वाक़अतन टल गया है सर, और मजीद अभी और कितने मुश्किल फैसले लेने हैं, कितना बोझ पड़ना है आवाम पर? देखिए, जब तक IMF के साथ MEF जो है जिसका भी ड्राफ्ट शेयर हुआ है, जब तक वो फाइनल नहीं होता, मुश्किल फैसलों के लिए तो ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। और दिवालिया होने का जो खतरा था वो पाकिस्तान बीइंग अ न्यूक्लियर स्टेट, मेरा नहीं ख्याल कि जियो स्ट्रेटेजिक जो इस वक्त हालात हैं उसमें पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो सकता था। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपके पास फॉरेन रिजर्व जिस तेज़ी से गिरते चले जा रहे थे वहाँ पे एक मुश्किल सूरत हाल पेश आ रही थी, और यही वजह है कि लास्ट मोमेंट पे हमने देखा कि चाइना की तरफ से भी आपके पास कुछ डॉलर्स जो थे वो हिट कर गए। IMF के साथ भी चीज़ें जो है बेहतर हो रही हैं। इसमें हमारी जो क़यादत है, अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत, मेरा ख्याल है दोनों ने मिलकर एक भरपूर रोल प्ले किया। आर्मी चीफ के पै दर पै दौरे जो थे चाइना का, सऊदी अरेबिया का, और जो प्राइम मिनिस्टर के दौरे थे उनको जाहिर है कि हमें कंसिडर करना होगा और अप्रिशिएट करना होगा। सर, इस पोजीशन में हम नहीं है कि अगर आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हों तो पाकिस्तान में भी इसका निफाज हो? सर, क्यों नहीं हो सकता है यहाँ पे? मेरा नहीं ख्याल कि वो निफाज हो पाएगा, और उसकी वजह यह है कि जो आपका अभी IMF के साथ जो समझौता तय पा रहा होगा, अगर उसमें 50 रुपए पर लीटर PDL है, जो कि पहले पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो कि पहले 30 रुपए थी, तो IMF से जो आपका आलमी सतह पे जैसे आज $116 है जो क्रूड का रेट है, तो अगर वो कम या ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा होने पे हम ये प्ली तो ले सकते हैं कि जी इसको पूरा पास ऑन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कम होगा तो वो जो कुशन है वो बहरहाल हुकूमत इस्तेमाल करेगी, को रिलीफ नहीं मिल सकेगा। अच्छा, अली गौहर बलोच साहब, सर ये एक उम्मीद थी कि शायद आलमी सतह पर अगर पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो फायदा आवाम को मिलेगा। चलें, अगर रिलीफ ना भी दें तो कम से कम कीमतें बरकरार तो रखी जा सकती थी। यहाँ तो उल्टा वजीर खजाना कह रहे हैं कि फिर महंगा होगा। सर, इसकी क्या वजह है? देखिए किरण, सूरत-ए-हाल ये है कि जो IMF के साथ इमरान अहमद न्याजी के वक्त में शराइत रखी गई थी उसमें तो 260 रुपए कीमत इन्होंने लेकर जानी थी। यही तो वजह है कि इस नाअहल हुकूमत को, इस गैर आइनी हुकूमत को हमने एक आइनी तरीके के साथ आप कहाँ तक लेके जा रहे हैं सर? 234 तो है ना अभी। देखें बात यह है कि ये सारी शराइत इन्होंने, ये भयानक शराइत तो इन्होंने तय की थी, और दूसरी बात यह है कि इन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए, लेकिन साथ ही साथ वो पाकिस्तान पर लगे नहीं। 27,000 अरब डॉलर के तो इन्होंने पोशीदा अखराजात जाहिर किए हैं। मुझे बताएं कि कोई भी मुहज़्ज़ब हुकूमत इस किस्म की हरकत कर सकती? कोई बंदा ये सवाल नहीं पूछता। हाँ, हमने अगर अपने अदवार में कर्जे लिए IMF से, तो आपको पता है यहाँ पर मोटरवेज बने, यहाँ पर बिजली पैदा करने के कारखाने लगे, यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट था वो 4% पर आया। इन्होंने तो आज तक कोई मतलब है कि ना कोई नाई का खोखा खोला, ना कोई ईंट लगाई किसी गली में, अरबों रुपए के, और ऊपर से पाकिस्तान की करेंसी की डिवेल्यूएशन करके उसको टगा टोगरी करके, मतलब है कि हमारे जो इर्द गिर्द के पूरे खिता के कंट्रीज हैं जो कि समझूं सर कि 260 तक का तो मुआहदा PTI ने किया हुआ है, तो 260 तक तो होना ही है, आप ये कह रहे हैं, और उसके बाद आगे फिर मजीद मुश्किल फैसले। आबिद साहब, सर जी ठीक है, मेरा ये मकसद है, मेरा ये मकसद है, मेरा बात करने का ये मकसद है कि हम लोग जो है, आपने देखा एक चीज, जब इमरान न्याजी साहब 4.25 साल इधर खिताब फरमाते थे, किरण मैं एक सेकंड के लिए बात करूंगा, उस वक्त आपको पता है रोज क्या इनका भाषण होता था? वो फलां चोर, वो फलां को पकड़ लो, वो फलां को जेल में डाल दो। असल मकसद ये था कि अपने सियासी मुखालफिन को विक्टिमाइज करके जेलों में बंद किया जाए, पाकिस्तान के खजाने को दोनों हाथों के साथ लूटा जाए। मेरी गुजारिश अब मुकम्मल होने दें। और अपनी नालायकी को छुपाते हुए जो बाहर से कर्जा जात लिए जा रहे हैं उनको हड़प किया जाए। ये था इमरान का। जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, आपने एक दफा भी शहबाज शरीफ को ये नहीं सुना होगा कि वो इमरान चोर है, उसकी वो बहन चोर थी। सर ठीक है, वो नहीं कह रहे, लेकिन इक़दामात भी तो ऐसे नहीं हो रहे ना कि जिसकी वजह से आवाम सोचे कि आप लोगों ने बेहतरीन काम किया पिछली हुकूमत को हटाकर।
सर आपको पता है गौर साहब जरा टाइम कम होता है तो इस वजह से मुझे आबिद साहब का भी कमेंट लेना है। नहीं किरण देखे ना, अब 2 सेकंड के लिए तो बात सुने ना। बात यह कि यहां पर कैरेट कितने कैरेट की अंगूठियां रिश्वत में मांगी जा रही हैं, लेकिन हम इन चीजों को नहीं, हमारी तवज्जो यह है कि रोज शहबाज शरीफ साहब कोई पाकिस्तान की बेहतरी से रिलेटेड मीटिंग कर रहे हैं, कोई किसी बिजनेस फोरम पे बात कर रहे हैं, कोई IMF के साथ बात कर रहे हैं। मतलब यह है कि पाकिस्तान की मईशत की एक्टिविटी जो है वो नून लीग के प्लेटफॉर्म से जारी है। प्राइम मिनिस्टर मेहनत कर रहे हैं, उनकी टीम मेहनत कर रही है, इंशाल्लाह उसके नताइज पॉजिटिवली सामने आएंगे। अच्छा ठीक है सर। अब आबिद साहब, सर हालिया महीनों में पेट्रोल की कीमत कहां तक जा सकती है? उमर अयूब साहब का दावा है कि 320 तक की कीमत जा सकती है या जाएगी सर? ये जरा शॉर्टली मुझे बता दें। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि सारा डिपेंड कर रहा है आपका जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी मेमोरेंडम जो है वो क्या साइन होता है। टोटल हमें जो चीज़ देखनी है वो ये है कि जो टैक्स रेवेन्यू है, जो टोटल रेवेन्यू है उसमें इजाफा होना है और वो 7.4 ट्रिलियन पे जाना है। अब वो 7400 अरब रुपए पे जाने के लिए क्या वो रकम जो है वो PDL से पूरी होगी, या वो रकम गैस की कीमतें बढ़ा के होती है, या इलेक्ट्रिसिटी से पूरी होती है, या नए टैक्सेस लगने हैं? तो कान को आप इधर से पकड़ लें या हाथ जो है बढ़ा के दूसरी तरफ से पकड़ लें, वो अल्टीमेटली जो रेवेन्यू का जो टारगेट है, और ये देखना है कि अगर आपकी जो एनर्जी है वो एक्सपेंसिव होती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसका बर्डन पास ऑन किया जाए। जो अच्छी खबर है सर, अच्छी खबरें तो आ रही है लेकिन आवाम के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही है ना। FBR ने आज अपना हदफ पूरा किया है, वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये IMF की तरफ से 2 किस्तें आ रही हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ हो रही है, लेकिन आवाम के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद। एक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तो पंजाब की सियासत को डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। पंजाब हुकूमत का अब क्या होगा, क्योंकि आज जो लाहौर हाई कोर्ट के अदालती रिमार्क्स जो सामने आए हैं उसके बाद सिचुएशन क्या चेंज हो जाएगी, क्या हुकूमत के लिए मुश्किलात का सामना होगा, होने क्या जा रहा है। अज़हर सिद्दीक साहब माहिर कानून है, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। कंवर दिलशाद साहब ज्वाइन करेंगे, साथ साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। अज़हर साहब, आज के सर जो अदालती रिमार्क्स आए हैं इसके बाद क्या वज़ीर आला का इलेक्शन दोबारा करवाने के चांसेस नज़र आ रहे हैं आपको? बहुत शुक्रिया। इसके अलावा चारा कोई नहीं है। उसकी बुनियादी वजह है कि आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A 2010 से 18वीं तरमीम से वजूद में शामिल है, और लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं वोट कैन नॉट बी काउंटेड एंड मस्ट बी डिसरिगार्डेड। हमारा यही तो बुनियाद है कि वो 25 वोटों से वो मुंतखब हुए हैं, और 25 वोट अगर निकाल दिए जाएं तो उनके पास 197 से 186 वोट नहीं बनते हैं, 172 वोट बनते हैं। और उसके बाद जितने उन्होंने काम किए, यानी मिसाल के तौर पर, यानी वो 16 अप्रैल को बाकायदा इलेक्शन हुआ, और उसके बाद जो इलेक्शन हुआ वो सब गैर कानूनी हमने देख लिया। डिप्टी स्पीकर ने जिस तरह इलेक्शन कराया, गैलरी में कराया, वो सारी चीजें अदालत के सामने, और सुबह हम कोशिश करेंगे इस पर भी अदालत की मुआवनत करें। अदालत का ओपिनियन ये था कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का अगर इतलाक करना है तो हम 16 अप्रैल पे जाएंगे। अब 16 अप्रैल जी अज़हर साहब, अभी तक सर इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का सर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। नून लीग हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर चुकी है। अगर अदालत फौरी इलेक्शन का हुक्म दे दे तो आप नहीं समझते सर कि PTI के लिए खुद ही बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऐवान में अब भी अक्सरियत हुकूमती इत्तेहाद के पास है सर? देखिए, इसमें कोई 25 वोट डिसरिगार्ड करने हैं, यानी काउंट नहीं होने, तो वो इलेक्शन जो है वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। उस इलेक्शन सारे को सेटिस्फाइड कर रहे हैं अपना फाजिल जजेस है बेंचेस का। उनका ये कहना था कि 16 पे जाएंगे और सेकंड काउंट या थर्ड काउंट की बातें कर रहे हैं। हमारा ओपिनियन बड़ा वाज़ेह है कि जो 5 सीटें जो मुनर्रफ अराकीन की हैं वो मिल चुकी हैं, और आइन की मंशा बड़ी वाज़ेह है कि वो सीटें PTI की हैं, और यही लाहौर हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा। तफसीली फैसले में ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और बात बिल्कुल ऐसी है कि 25 मुनर्रफ अराकीन के अगर वोट निकालें तो हमजा शरीफ की अक्सरियत उस वक्त बड़ी वाज़ेह होगी। ये इलेक्शन का सारा प्रोसेस हमारे मुताबिक नए सिरे से होना है, नए सिरे से किए जाए, नए सिरे से सारी। आप कह रहे हैं कोई चारा नहीं है इसके अलावा कि दोबारा से वजीर आला का इलेक्शन हो। कंवर दिलशाद साहब क्या समझते हैं सर, क्या कहते हैं सर, अब कानून कितने चांसेस हैं वजीर आला के इलेक्शन का दोबारा होना, और क्या दोबारा इंतखाब की सूरत में हमजा शहबाज साहब की पोजीशन खतरे में पड़ सकती है? कंवर साहब,
सबसे पहली अहम बात यह है कि हमजा शहबाज का अगर लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा इस पर जजमेंट दे दी तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा। तो रन ऑफ इलेक्शन में ये होता है कि जो भी हाउस में जो बैठे होते हैं उसमें जो मेजॉरिटी वो बड़ा वोट हासिल कर ले तो वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। तो ये मुमकिन है कि लाहौर हाई कोर्ट उनको रन ऑफ इलेक्शन का हुक्म जारी कर सकती है। और दूसरा बिल्कुल क्योंकि इंतखाब जो है हमजा शहबाज का इंतहाई मुतनाज़ा भी हुआ है, स्पीकर ने आके हल्फ लिया है, गवर्नर जो थे उन्होंने हल्फ नहीं लिया, स्पीकर साहब आए, ये सारी चीजें जो हुई है गैर रवायती अंदाज में हुई है। अब फिर आप ये भी करन देखें कि अभी जो गवर्नर साहब बड़े मोहतरम शख्सियत हैं, उन्होंने जो भी ऑर्डिनेंस जारी किए वो भी गैर रवायती हैं। गैर रवायती का मतलब होता है कभी मिसाल नहीं पाकिस्तान की या पंजाब की कौमी सूबाई असम्बली में कोई ऐसा वाक़या पेश है, लेकिन बहरहाल उनके वकला ने मशवरा दिया, उन्होंने उस पर ऑर्डर जारी कर दिया, ऑर्डर जारी कर दिया। ये सारी चीजें अब लाहौर हाई कोर्ट भी देखेगा, सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा। और मुझे ये नजर आ रहा है कि हमजा शहबाज का इलेक्शन जो है वो रन ऑफ इलेक्शन के जरिए दोबारा हो सकता है। 5 नशीस्तें PTI को मिल गई हैं, उससे भी काफी फर्क पड़ जाएगा। और 17 जुलाई को जो है ये इंतखाबात हो रहे हैं, 20 को नशीस्तों पर ये भी डू एंड डाई वाला मसला हो रहा है। तो ये बड़े इंतहाई गमगीन मसाइल पैदा हो रहे हैं आपकी पंजाब में। और हमजा शहबाज का नजर आ रहा है कि ये रन ऑफ इलेक्शन हो जाएगा। सर ये गवर्नर पंजाब की राय को भी मद्देनजर रखने के पाबंद होंगे सर, या अदालत खुद दोबारा इंतखाब का फैसला दे सकती है? गवर्नर के तो ऑर्डिनेंस की कोई वैल्यू नहीं है, वो तो गैर रवायती ऑर्डिनेंस है, उसमें तो कभी गैर है। वो लाहौर हाई कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर जारी कर सकती है कि गवर्नर पंजाब को ऑर्डर करेगी कि जनाब इस पर आप हमजा शहबाज का रन ऑफ इलेक्शन करवा दें। और रन ऑफ इलेक्शन डायरेक्ट अब दोबारा हमजा शहबाज का इलेक्शन नहीं हो सकता आइन और कानून की रोशनी में, वो सिर्फ रन ऑफ इलेक्शन होगा। जो ज्यादा वोट ले जाएगा, जो बैठे होंगे सूबाई असेंबली में, तो उनके जरिए से जो मेजॉरिटी देगा तो वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, उसकी हुकूमत हो जाएगी। अच्छा अजहर साहब, क्या अदालत सर खुद दोबारा इंतखाब का ये फैसले पे वो बात कर रहे हैं, लेकिन गवर्नर साहब के बारे में कह रहे हैं कि उनकी राय तो बिल्कुल नल एंड वाइट कह रहे हैं, लेकिन सर अदालत ने इंदिया दिया है कि वही प्रेजाइडिंग ऑफिसर होगा जिसने पहले इंतखाब करवाया, यानी डिप्टी स्पीकर की बात हो रही है। तो सर ये वही डिप्टी स्पीकर है जिन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही एतराज कर चुकी है। अगर सर इन्हीं कोई दोबारा जिम्मेदारी दी गई तो फिर तहरीक इंसाफ के पास क्या कानूनी ऑप्शन होगा? देखिए, एक तो लाहौर हाई कोर्ट जो भी फैसला देती है, बज़ाहिर जो नजर आ रहा है तो इसको यकीनन चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी जो चीज सामने आ रही है ना, यानी ये रन ऑफ का इलेक्शन नहीं बनता। हम बड़ा वाजे कहते हैं कि सारे का सारा इलेक्शन शैम प्रोसेस है, वो सारे का सारा इलेक्शन सेटिसाइड किया जाए और इलेक्शन नए सिरे से दोबारा किया जाए। और नए सिरे में यानी उस अगर 16 में कराती है रन ऑफ का इलेक्शन कराती है तो उसमें तो मुदारफा जो नई बखसूस नशिस्तें 5 आई हैं तो वो 5 तो वोट नहीं कास्ट कर सकेंगे, तो उनका तो राइट सामने नहीं आएगा। फिर ये मामला तो यानी यहाँ लेजिटिमेसी का एक बात भी आएगी। सारा वो हमें शदीद एतराजात हैं डिप्टी स्पीकर के ऊपर। डिप्टी स्पीकर ने जिस तरह इलेक्शन कराया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनकी काबीना में बैठा होता है, वहीं बैठकर सारे फैसले कर रहा होता है, और जिस तरह के वो काम वो कर रही है वो तो कानूनी और आईनी तौर पर नहीं है। हम अदालत से यही गुजारिश करेंगे सारे का सारा सेट असाइड रन ऑफ वाला इलेक्शन जो है वो रन ऑफ का इलेक्शन पहले सेट असाइड किया जाए। शहबाज शरीफ हमजा शरीफ जो है वो वजीर आला पंजाब नहीं रहेंगे, उनकी जगह वापस आएंगे सरदार उस्मान बुज़दार वजीर आला के तौर पर ये अपने फराइज अंजाम दें और दोबारा इलेक्शन हो जब हो। और यहाँ वजह क्या है कि कई मेंबरान जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं है, कोई गालिबन हज करने के लिए गए हैं या कई मुल्क से बाहर मौजूद है। उन्होंने उनका इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, और इस्तीफा भी मंजूर हो गया था सर। फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से परवेज इलाही साहब का नाम मुंतखब किया गया था ना। आप कह रहे हैं कि दोबारा से उस्मान बुज़दार साहब आएंगे वज़ारत आला के लिए। बहुत शुक्रिया, दोनों मेहमान साथ मौजूद थे। शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से इसको मजीद हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।